दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लगातार लेकर आते रहते हैं और आज भी इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया मंच पर आज की चर्चा है देश में जिस समय एक देश एक चुनाव की जो बात हो रही है और अचानक जिस तरह से बात सामने आई है, इसके क्या निहितार्थ हैं, सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे। वो बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से इसका आकलन कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि एकदम से एक देश एक चुनाव की बात सरकार के द्वारा कही गई है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रधानमंत्री जी विभिन्न मंचों पर इस तरह की बात कहते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एकदम से कवायद शुरू हुई है इसके अंतर्गत उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या राजनीतिक मायने हैं या क्या उद्देश्य है सरकार का, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग जी हमारे साथ इस मंच पर आज हैं इस चर्चा में इसका विश्लेषण करने के लिए, और मैं श्रवण गर्ग जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और श्रवण गर्ग जी का बहुत अनेक वर्षों जी का पत्रकारिता का अनुभव है। अनेक समाचार पत्र के संपादक रहे हैं और लगातार उनके विभिन्न मैगजीनों में समाचार पत्र में आलेख आते रहते हैं और विभिन्न टीवी डिबेट में भी आप सब उन्हें देखते रहते हैं, और मैं श्रवण जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो श्रवण जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है एक देश एक चुनाव के संदर्भ को लेकर। आप क्या समझते हैं इसके पीछे सरकार ने जिस तरह से एकदम गंभीरता से कवायद शुरू करी है, कमेटी बना दी है, पूर्व राष्ट्रपति जी को इसके अंदर कमेटी का चेयरमैन बना दिया है, तो आखिर क्या मंशा आप समझते हैं सरकार की? क्या आपका एक विश्लेषण है इस पूरे विषय को लेकर? श्रवण गर्ग जी। देखिए, इसमें सरकार की मंशा इसलिए समझ में नहीं आती है कि ये जो कमेटी बनाई है, विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने तो कमेटी में भाग लेने से मना कर दिया है, अधीर रंजन जी ने। बाकी जो लोग हैं वो सब, एक तो उसमें दक्षिण भारत का कोई है नहीं, वो तो एक अलग बात है। सारे के सारे जो लोग हैं वो लगभग, जैसा कि कहा जाता है, सरकार समर्थक लोग हैं या सरकार के ही लोग हैं। उसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता को नहीं लिया, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, और चुनाव आयोग का कोई प्रतिनिधि नहीं है। जैसे पिछले चुनाव आयोग के कोई रिटायर्ड लोग हों, मुख्य चुनाव आयुक्त हों, या जिन्होंने वर्षों तक चुनाव करवाए हैं ऐसे लोग हों, वो भी लोग नहीं है। आप देखिए कि कोविंद साहब हैं, उनका क्या इलेक्शन से लेना देना है। अमित शाह जी हैं, सुभाष कश्यप सेक्रेटरी रहे हैं लोकसभा के, पर वो थोड़ी सी कानूनी जानकारी दे सकते हैं, संविधान की चीजें दे सकते हैं। फिर गुलाम नबी आज़ाद हैं, उनका क्या इसमें रोल है। हरीश साल्वे हैं, वो लीगल मैटर्स पे सलाह दे सकते हैं कि इसको लीगली कैसे साउंड रखा जाए। अब ये लोग हैं, इनका क्या मतलब है, मतलब क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, जैसे नितिन चंद्रा हैं, वो सेक्रेटरी हैं इसके, और स्पेशल इनवाइटी उन्होंने मेघवाल को रखा है, अर्जुन मेघवाल जो लॉ मिनिस्टर हैं उनको रखा है। तो जैसा मैंने कहा ना, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का से बातचीत की गई, उनके लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, न साउथ का आदमी है, न चुनाव आयोग का कोई आदमी है। तो इसलिए एक तो ये जो कमेटी को लेकर जो शंका है, दूसरा ये कि दो चीजें हो सकती है। या तो सरकार के पास ऑलरेडी कोई रिपोर्ट तैयार है जो उन्होंने बना रखी हो, और वो उस रिपोर्ट पर ये कमेटी सिर्फ मोहर लगा दे, राय दे दे और उसको अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश कर दे। क्योंकि ऑलरेडी 2-3 रिपोर्ट्स हैं सरकार के पास, नीति आयोग की भी है और तमाम जगह से दी हुई है। अगर इनको रिपोर्ट बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा, और
इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करना पड़ेगी, तमाम चीज़। एक तो ये है वन नेशन वन इलेक्शन की बात, जो लोगों को चिंता है और जो मन में सबके 5 दिन का सेशन है वो क्यों बुलाया गया है। तो शंका इसलिए है कि सरकार की नीयत पर शक है, और नीयत पर शक इसलिए कि उसका एजेंडा अभी बताया नहीं गया है क्यों बुलाया गया है, कि 5 दिन क्या करने वाले हैं। दूसरा ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात अभी क्यों कर रहे हैं, जबकि इतने सालों से इस पर चर्चा पॉसिबिलिटी पर होती रही है कि करवाए जा सकते हैं, नहीं करवाए जा सकते हैं। ये अचानक से विचार क्यों आ गया, जब 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं पार्लियामेंट के, तब क्यों आ गया? 9 साल से क्यों नहीं आया? अब जब 3 महीने में 2 महीने बाद विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, तब क्यों विचार आ गया? तो हमको या देश को सरकार की नीयत पर शक हो रहा है कि ये सत्र है, इसको बुलाने का कुछ कारण कोई अलग है। वो वन नेशन वन इलेक्शन भी नहीं है, क्योंकि वो संभव नहीं है, करवाए जाना भी संभव नहीं है अभी भी। मतलब आज भी रिपोर्ट भी आ जाए तो भी उसको एग्जीक्यूट करने में, संविधान संशोधन में और राज्यों की सहमति लेने में और तमाम चीजों में बहुत टाइम लगेगा। क्या हो सकता है इसको करने के पीछे? जो एकमात्र कारण समझ में आता है वो ये आता है कि ये सरकार चुनाव का सामना नहीं करना चाहती है। जो एकमात्र कारण है कि जो 2024 के चुनाव हैं उसका सामना नहीं करना चाहती। तो सामना नहीं करना है तो उसको कैसे टाल सकते हैं? होना चाहिए ना। टालने का कारण ये है, बन सकता है कि जो महिला आरक्षण विधेयक है वो इस सत्र में लाया जाए। वो भी काफी पुराना विचार है, वो उसको भी ये चाहते तो 9 साल में ले आते, पर वो लाएंगे। महिला आरक्षण विधेयक का कोई विरोध नहीं करेगा, कर ही नहीं पाएगा। अगर वो करेगा कि भाई आपका विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो आपको सरकार उसका उपयोग करेगी उसके खिलाफ। नेशनल पार्टी जो कह रही थी महिला विधेयक लाना चाहिए, वही विरोध कर रही इसका, तो वो बदनामी का सबब बने, तो इसलिए उसको वो टाल नहीं सकते, तो कोई विरोध नहीं करेगा। विधेयक को इस तरह से बनाया गया होगा, जो चर्चा है कि जो वर्तमान में संसद है, लोकसभा, भंग नहीं की जा सकते ना, तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और ऑटोमेटिकली फिर राज्यसभा की भी बढ़ जाएंगी। तो लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए वर्तमान जो 543 सीटों का जो संसदीय क्षेत्र है उसको नए सिरे से बांटा जाएगा। आप मान लीजिए मेरठ में बैठे हैं, तो मेरठ से अभी कितने सांसद चुने जाते हैं? यहाँ मेरठ हापुड़ लोकसभा एक सीट है, मेरठ हापुड़ लोकसभा की, है ना। तो हो सकता है मेरठ की अलग कर दें, हापुड़ की अलग कर दें, या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 सीटों में बदल दें और एक को महिलाओं के लिए कर दें, और फिर अगली बार उसको बदल के उसको मतदान में ले आए पुरुषों की। जैसा कि आपने देखा होगा कि नगर पालिकाओं के कई जगह चुनाव में होता है कि वो महिला कॉन्स्टिट्यूएंसी को बदल के फिर सबके लिए कर देते हैं। तो 543 जो सीटें हैं उसको 888 सीटें कर दी जाएंगी।
तो परिसीमन होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, नए सिरे से वोटर्स लिस्ट बनेगी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिफ्ट होंगे। ये बड़ा काम है, परिसीमन का काम बहुत बड़ा काम, उसमें 6 महीने, साल भर, 2 साल लग सकता है। इस बीच में ये वर्तमान सरकार कायम रहेगी, मतलब कि भाई जब तक ये नहीं होता है तब तक इसको जारी रखा जाए। ये सामना नहीं करने का एक तरीका है। और इस बीच में जब तक ये सरकार बनी रहेगी, साल 2 साल, 2 चीजें हो सकती है। 2 चीजें ये हो सकती है कि या तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का कुछ काम हो, या पूरी की पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया जाए, जिसमें सिस्टम को ही चेंज कर दिया जाए। जो अभी हमारे उसको अमेरिका की तरह राष्ट्रपति प्रणाली में कन्वर्ट कर दिया। एकमात्र उद्देश्य यह है कि मोदी जी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहे। अब इसका दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष है कि विपक्ष क्या करेगा, क्या स्वीकार कर लेगा सब कुछ, क्या करेगा। तो विपक्ष की स्ट्रेटेजी अभी तय नहीं है। विपक्ष अभी क्या कर रहा है कि विपक्ष की बैठक है, एक तो इनकी भी बैठक है, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक है, दूसरा विपक्षी दलों, वो लोग तय करेंगे कि उनको क्या करना है। उसमें ये भी शामिल हो सकता है कि पार्टिसिपेट करें कि नहीं करें संसद की बैठक में। उसमें ये भी हो सकता है कि जनता को बताएं कि इनका इरादा क्या है। तो विपक्ष अगर पार्टिसिपेट नहीं करता है तो सरकार एक तरफा तरीके से काम कर लेगी। आने वाले जो समय है, आने वाला जो 5 दिन का जो सत्र है वो महत्वपूर्ण है, और वो देश के भविष्य के लिहाज से काफी निर्णय करने वाला, निर्णयात्मक रहेगा। कई राज्यों में अभी विपक्ष की हुकूमतें हैं, मतलब 12 राज्य हैं जहाँ विपक्ष की हुकूमत है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ विपक्ष की वो। और अभी 3 राज्यों के चुनाव अगर हो जाते हैं, 4-5, मिजोरम का तो पता नहीं, पर 4 राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना, वहां के परिणाम क्या कहते हैं। वहां अगर बीजेपी हार जाती है सब जगह, तो 4 राज्य और इनके पास, अभी ऑलरेडी राजस्थान तो है, छत्तीसगढ़ भी है इनके पास, कांग्रेस के पास। तो विपक्ष का सरकार का समर्थन करेगा कि नहीं करेगा संविधान संशोधन में या 1 नेशन 1 इलेक्शन में, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का असर सबसे ज्यादा राज्यों पर भी पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान विधानसभाओं का कार्यकाल का क्या होगा, वो भंग हो जाएंगी, नए चुनाव होंगे कि क्या होगा।
बहुत कुछ सब कुछ संदेहों के घेरे में लिपटा हुआ है। इस जो मैंने जो एक चीज कही वो आपको कि जो उद्देश्य ऊपरी तौर पर नजर आता है वो ये आता है कि सरकार सत्ता नहीं छोड़ना चाहती है और सरकार को लग गया है कि लोकसभा के चुनाव अगर हुए तो उसमें उसकी हार हो जाएगी। उस हार से बच या हार का नहीं सामना करने के लिए ये जो पूरा का पूरा दृश्य नजर आ रहा है वो ऐसा दिखता है। वो सत्य है कि नहीं मैं कह नहीं सकता, पर ऐसा नजर आता है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कहा है, आरोप लगाया है कि ये पूरा का पूरा हम लोग एक पूरी व्यवस्था जो है, उन्होंने जो शब्द उपयोग किया एक पार्टी का रूल, इसलिए ये हम लोगों को इतनी चिंता हो रही। दूसरा ये कि लोकसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी के जमाने में आपातकाल के बाद बढ़ा दिया गया था। वो बढ़ाया 2 साल के लिए था, पर वो बढ़ा था केवल 10 महीने और कुछ दिन और के लिए बढ़ा था, पर प्रोविजन 2 साल का था कि 2 साल तक बढ़ सकता, 78 तक था, मार्च 78। तो इसका मतलब ये कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, इसका प्रोविजन है। ऐसे उदाहरण हैं पहले, पर बढ़ाने के पीछे इंदिरा जी के टाइम पर आपातकाल था। अभी वैसी स्थितियां नहीं है, तो आप किन कारणों से क्या चीजें बताकर कार्यकाल बढ़ाएंगे? तो जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो आरक्षण विधेयक है उसके चलते अभी चुनाव कराना संभव नहीं है, और जब तक कि परिसीमन नए सिरे से नहीं हो जाए या इलेक्टोरल रोल्स फिर से नहीं हो जाए और उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ईवीएम्स और मैन पावर और लॉजिस्टिक्स की बात नहीं हो जाए, तब तक के लिए साल भर के लिए वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए या 2 साल के लिए। और फिर 2 साल में ये सरकार कुछ ऐसे काम कर सकती है कि जो या तो विश्वास को अर्जित कर ले जनता के, या पूरे सिस्टम को ही वो इस तरह का कर दे कि वो हमारा देश जो है एक नए किस्म की व्यवस्था में, मतलब जो प्रजातांत्रिक संसदीय प्रजातंत्र है वो अलग किस्म के प्रजातंत्र में प्रवेश कर जाए, जो कि खतरा हमको दिखता है। इतनी सारी चीजें अभी चल रही हैं बातचीत में, और ये जनता को पता होना चाहिए कि इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। जनता को भी अंधेरे में रखे हुए हैं और विपक्ष को भी अंधेरे, और पूरी की पूरी दुनिया को भी अंधेरे में रखे हुए हैं। इससे भारत की प्रतिष्ठा भी कमजोर होगी, लोकतंत्र भी कमजोर होगा, और नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। तो इस 5 दिन के दौरान कुछ विधेयक पारित किए जाएंगे। उन विधेयकों का संबंध इस देश के नागरिकों के भविष्य और लोकतंत्र के भविष्य से होने वाला है, ऐसा नजर आता है। तो जैसा आपने बहुत सारी संभावनाएं बताई कि ऐसा संभव हो सकता है, ऐसे विधेयक, महिला आरक्षण का विधेयक जैसा आपने कहा कि इसके माध्यम से परिसीमन की बात की जा सकती है और चुनाव का जो समय है उसको आगे लेकर जाया जा सकता है सरकार के द्वारा।
और आपने बताया कि पूर्व में भी इंदिरा जी के समय में ऐसा उदाहरण देश के सामने है, तो उसको ये बताकर उसकी तरह से ही उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जैसे आपने कहा कि ऐसी संभावना हो सकती है और सरकार ने 5 दिना सेशन जो बुलाया है, उसके उन्होंने एजेंडा को स्पष्ट नहीं किया है कि किस लिए बुलाया जा रहा है। अभी सब इसलिए अपने-अपने स्तर से इसका आकलन हो रहा है। अगर जो अगर संभावना जताई जाए, अगर वास्तव में कुछ ऐसा होता है, तो विपक्ष की जो स्थिति है, उसके दृष्टिगत आप क्या सोचते हैं कि विपक्ष का रोल कैसा रहेगा और विपक्ष क्या कर सकता है ऐसे इस तरह के संदर्भ के अंदर? विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष 2 काम कर सकता है, या तो सरकार की किसी भी बात को स्वीकार करने से मना कर दे। वो कह दे कि हम स्वीकार नहीं करते हैं आप जो कह रहे हैं उसको, और आपके जो आरक्षण विधेयक के जो आपने प्रोविजंस किए हैं वो भी हमको मंजूर नहीं है। आप ये 543 आप और सब जगह चुनाव करवाइए, आप 33% सीटें बढ़ाइए और 33% बढ़ाकर 543 का 33% करके वो चुनाव करवाइए। तो सर एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा विपक्ष ये कह सकता है कि आप जो सीटें बढ़ा रहे हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं हो, वहाँ पे भी चुनाव करवाइए। आप अभी कह रहे हैं कि वोट शेयर के आधार पर वो जो बढ़ी हुई सीटें हैं वो पार्टियों को मिल जाएंगे, तो वो कह सकते हैं कि आप उसको करवाइए। और तीसरा ये कि वो विपक्ष जो है जनता के बीच में जाए कि ये सरकार देश में पूरी व्यवस्था बदलना चाहती है, तो एक तरह की नाराजगी व्यक्त हो देश में, और थोड़ा सा विपक्षी सरकारें जो हैं राज्यों में वो सहयोग नहीं करें केंद्र के साथ, और विपक्षी सांसद जो हैं वो संसद में सहयोग नहीं करें, तो फिर सरकार कुछ इस तरह के उपाय करें जिसमें विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई का भी मार्ग हो सकता है। ये कई चीजें हैं, अभी हमको 4-5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो जो सरकार की तरफ से जो ऐसा सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है, 5 दिना सेशन बुलाया जा रहा है और तमाम तरह की बातें अलग-अलग तरह से सामने आ रही हैं, तो इसमें विपक्षी एकता का जो गठबंधन बना है, इंडिया समूह जिसे नाम दिया गया है, तो उसकी जो चुनौती ये लगातार और सरकार मजबूत होगा, ये और मजबूत हो जाएगा जी, ये विपक्षी गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो उसका असर दिखता है सरकार के इस कार्य हाँ, विपक्ष अब और ज्यादा मजबूत होता जाएगा, जितना अभी है उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगा, और जनता में सरकार ज्यादा अनपॉपुलर हो जाएगी, तो उसके कई नतीजे निकलेंगे इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज। बहुत अच्छी तरह से आपने पूरे विषय का बड़ा विश्लेषण किया है, और आपका जो 50-55 साल का जो पत्रकारिता का अनुभव है, आपके आकलन में वो स्पष्ट रूप से झलकता भी है। जो तमाम तरह के आपने समय काल देखे हैं, भारतीय राजनीति के कालखंड देखे हैं, विभिन्न तरह की सरकारों को आपने देखा, उनकी कार्यशैली देखी है कि किस तरह से सरकारें अपने अनुरूप चीजों को बदलती रहती हैं। तो ये जो आपका आकलन है निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को बिल्कुल जो आज का राजनीतिक परिदृश्य उसको स्पष्ट करेगा, और राजनीति की दिशा और दशा किस तरफ जा रही है वह उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं आपके बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए हमें समय दिया, अपना सानिध्य और आशीर्वाद हमें प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। और मैं अपने सभी दर्शकों से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।